इतने नोट आपने शायद पहले कभी एक साथ नहीं देखे होंगे। 2-2 हजार के नोट हैं, 500-500 के नोट हैं और इन्हें गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। ये पूरे 20 करोड़ रुपए हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान ये वीडियो आपके व्हाट्सएप पर कई बार आया होगा, आपके फेसबुक पर आया होगा, आपने भी इस वीडियो को पहले देखा होगा और फिर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया होगा। इस वीडियो को देखकर आप हैरान तो बहुत हुए होंगे, लेकिन परेशान नहीं हुए। आज आप ईमानदारी से बताइए, क्या इस वीडियो ने आपको वाकई में परेशान किया? क्या इस वीडियो को देखकर आपको गुस्सा आया? क्या इस वीडियो को देखकर आपने खुद को असहाय महसूस किया? शायद नहीं किया होगा, क्योंकि आपको ऐसी तस्वीरों की अब आदत सी पड़ चुकी है। और यहां मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि यह एक बुरी आदत है और इस आदत को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब आपको यह पता लगा होगा कि नोटों के ये बंडल पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के भ्रष्टाचार की कमाई है, तब भी शायद ही आपके मन में नाराजगी का कोई भाव आया होगा। जबकि असलियत में यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो वायरल हो गया। यह वीडियो हमारे देश में रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार की वायरल परंपरा का एक उदाहरण है, जो हमारे लिए अब एक डेली रूटीन बन चुका है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बांग्ला फिल्मों की एक छोटी मोटी हीरोइन अर्पिता मुखर्जी के घर से इतने सारे नोट बरामद किए। अर्पिता मुखर्जी ममता बनर्जी की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री पार्थ चैटर्जी की बहुत करीबी हैं, जिनके शिक्षा मंत्री रहते हुए वर्ष 2014 से 2021 के दौरान पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। आरोप है कि ये 20 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में ली गई रिश्वत का एक छोटा सा हिस्सा है। इन बंडलों का एक एक नोट उस रिश्वत की कमाई का हिस्सा है, जो रिश्वत एक मंत्री गरीब परिवारों से उनके बेरोजगार युवकों की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए वसूल रहा था। पश्चिम बंगाल में जिस शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, उसका ब्लैक एंड व्हाइट सच आप पहले आज सुन लीजिए, और यह सच सुनकर आज आपको गुस्सा तो बहुत आएगा। तो सुनिए आप। वर्ष 2016 में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल सेवा आयोग ने एक परीक्षा आयोजित की थी और इस परीक्षा के तहत 20 उम्मीदवारों का चयन होना था। परीक्षा के परिणाम नवंबर 2017 में आए, जिसमें सिलीगुड़ी की बबीता सरकार नाम की एक उम्मीदवार 20वें नंबर पर थीं। लेकिन स्कूल सेवा आयोग ने यह लिस्ट रद्द कर दी और जब नई लिस्ट आई तो उस लिस्ट में बबीता सरकार 21वें नंबर पर चली गई और वेटिंग लिस्ट में वो चली गई, यानी नौकरी उनके हाथ से, आई हुई नौकरी उनके हाथ से फिसल गई। जबकि पहले नंबर पर अंकिता अधिकारी का नाम आ गया, जो उस वक्त टीएमसी के एक विधायक परेश अधिकारी की बेटी थी। परेश अधिकारी फिलहाल शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री हैं और नई लिस्ट आने के बाद बबीता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने आयोग से दोनों की मार्कशीट मांगी और इस मार्कशीट से पता चला कि 16 नंबर कम पाने के बावजूद, ध्यान से सुनिएगा आप, 16 नंबर कम पाने के बावजूद मंत्री जी की बेटी का नाम टॉप पर आ गया और बबीता सरकार 21वें नंबर पर चली गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अंकिता अधिकारी को नौकरी से हटा दिया जाए और यह नौकरी बबीता सरकार को दे दी जाए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, बात असल में यहां से शुरू हुई। हाईकोर्ट ने इस घोटाले की जांच के लिए रिटायर्ड न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक समिति बना दी और यहीं से पार्थ चैटर्जी की किस्मत कमजोर होती चली गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षक घोटाले की पुष्टि की और कहा कि यह घोटाला हुआ है। राज्य स्कूल सेवा आयोग के 4 पूर्व बड़े अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की सिफारिश की। इसके बाद अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। आप सरकारी नौकरी के लिए कई वर्षों तक मेहनत करते हैं, मां बाप से पैसा लेकर कोचिंग लेते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेरिट में जगह बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। जो युवा हमें देख रहे हैं, ये उनकी कहानी है, हर युवा की ये कहानी है। जो माता पिता हमें देख रहे हैं, माता पिता के बच्चों की भी यही कहानी है, हर परिवार की ये कहानी है। सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए। इसके लिए आप कोचिंग पर पैसा लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर भेजते हैं और जो छात्र हैं वो भी पूरी मेहनत करते हैं। ये सब करने के बाद एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी खून पसीने की मेहनत का फल तो कोई सिफारिशी नालायक लेकर चला गया। तो सोचिए आपको कितना दुख होगा। ये जो पैसा पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से मिला है, ये वही पैसा है जो एक मंत्री ने रिश्वत के रूप में लिया अयोग्य उम्मीदवारों को सरकारी शिक्षक की नौकरियां देने के लिए।
और योग्य उम्मीदवारों का हक मार लिया। पार्थ चैटर्जी 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे। उनके इस 7 साल के कार्यकाल के दौरान स्कूल सेवा आयोग ने जितने भी शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां की होंगी, अब आप सोचिए कि उनका क्या हाल रहा होगा। क्या आपको लगता है कि उन नियुक्तियों में से कोई भी सही होगी? उनमें से ज्यादातर ऐसे ही रिश्वत लेकर की गई होंगी और एक भी योग्य उम्मीदवार को पश्चिम बंगाल में इस विभाग में कम से कम सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी। सोचिए पश्चिम बंगाल के योग्य युवाओं के साथ यह कितना बड़ा अत्याचार है, कितनी बड़ी नाइंसाफी है। पार्थ चैटर्जी जैसे नेता देश भर में है, ऐसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, पूरे देश में यही हो रहा है। यानी इस भ्रष्टाचार का दायरा देशव्यापी है और इसमें सरकारी शिक्षक बनने की केवल एक ही शर्त है और वो ये कि आपके पास रिश्वत देने के लिए पैसा होना चाहिए। आप योग्य हो या ना हो, आपने स्कूल कॉलेज में नंबर हासिल किए हों या ना किए हों, आपके पास डिग्री हो या ना हो, रिश्वत के लिए पैसा होना चाहिए। लेकिन रिश्वतखोरी की एक खासियत होती है, ये जब तक चलती रहती है तब तक भ्रष्टाचारी खुद को सर्वशक्तिमान समझता है, लेकिन जब उसके भ्रष्टाचार का खुलासा होता है तो रिश्वतखोर अचानक से बीमार पड़ जाता है और उसके करीबी भी उसका साथ छोड़ देते हैं। और ऐसा ही इन दिनों ममता बनर्जी के करीबी रहे इन मंत्री जी पार्थ चैटर्जी के साथ हो रहा है। बंगाल के मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षक भर्ती में रिश्वतखोरी का जो उद्योग धंधा चलाया था, यह उसका रेवेन्यू है। लेकिन जब तक रिश्वत का यह पैसा मंत्री के खाते में चढ़ा था, तब तक मंत्री जी बिल्कुल फिट थे और जैसे ही यह पैसा सरकार के खजाने में चढ़ा, मंत्री जी के दिल में दर्द हो गया, बीपी डाउन हो गया और जुबान खामोश हो गई। लेकिन ईडी ने भी उनकी तबीयत ठीक करने का पूरा इंतजाम किया था। हाईकोर्ट से ऑर्डर पर मंत्री जी को कोलकाता से एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर एम्स भर्ती करने ले जाया गया। तो व्हील चेयर पर मंत्री जी का एयरपोर्ट पर ही सच से सामना हो गया। भुवनेश्वर एम्स में पूरा मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि मंत्री जी इतने भी बीमार नहीं हैं जितने दिख रहे हैं, बस कुछ पुरानी बीमारियां हैं जो उभर आई हैं। We have examined, we have taken the history and we have seen him and all the investigations, everything, that he is having a lot of chronic problem. He is having also kidney problem, thyroid, obesity and all. So these are all chronic. At this moment we have investigated and we found something which is not of very serious in nature. मंत्री जी की बीमारी के लक्षण बता रहे हैं कि उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता चैटर्जी ने कबूल किया है कि जो पैसा मिला वो मंत्री जी का ही है। दोनों मिलकर पार्टनरशिप में 12 फर्जी कंपनियां चला रहे थे। इस पैसे को इन्हीं फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की योजना थी और 1-2 दिन में इस पैसे को अर्पिता के घर से निकाला जाना था। लेकिन इससे पहले ही ईडी अर्पिता के घर में घुस गई और मंत्री जी की तबीयत बिगड़ गई। मंत्री पार्थ चैटर्जी का साथ अब ना तो उनका शरीर दे रहा है और ना ही उनकी अपनी पार्टी की सरकार। যদি কেউ চোর হয়, ডাকাত হয়, তৃণমূল কংগ্রেস স্পেয়ার করে না। আমি নিজের ছেলেদের অ্যারেস্ট করেছি অনেকগুলো। আমি নিজের এমএলএ এমপি কাউকে স্পেয়ার করি না অন্যায় করলে, মিনিস্টারও স্পেয়ার করি না, মাথায় রাখবেন। কিন্তু অযথা আমার গায়ে কালি ছেটানোর চেষ্টা করলে মনে রাখবেন আলকাতরা কিন্তু আমার হাতেও আছে। ना तो ममता बनर्जी अपनी मंत्री पर कोई ममता दिखा रही हैं, ना ईडी मंत्री जी पर कोई रहम दिखा रही, और रही सियासत की बात तो बीजेपी इस भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने का शक जता रही है। पार्था तो उन्होंने खुद कहा, मैंने 4 बार कॉल करने की कोशिश की, तो इसका मतलब है कि जब तक भ्रष्टाचार खुलेगा नहीं तब तक एक साथ है और जिस दिन खुल जाएगा तो अपने को पल्ला झाड़ने के लिए फिर फोन नहीं उठाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुल मिलाकर मंत्री जी ने जो रिश्वत कमाई, उस कमाई ने उन्हें पहले अस्पताल पहुंचाया और अब मंत्री जी के जेल पहुंचने की तैयारी है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।
आपने नोट किया होगा, जब नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो उसी समय उनके सीने में दर्द भी शुरू हो जाता है, जबकि असली दर्द तो वो है जो योग्य उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में ना आने पर उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को महसूस होता है। एक ईमानदार आदमी के ठगे जाने का दर्द नेताओं के दर्द से कहीं बड़ा होता है। और यहां भी आपने देखा होगा, मंत्री जी पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिर जैसे ही उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनके सीने में एक दर्द शुरू हो गया, फिर अस्पताल ले जाया गया एयर एम्बुलेंस में। अब आप सोचिए, इस एयर एम्बुलेंस का पैसा किसने भरा होगा। और फिर उन्हें ले जाया गया, उनका चेकअप हुआ और उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें आप ले जाइए। असल में सीने में जो दर्द होता है वो तो आम लोगों को होता है जिनका हक इन्होंने मार लिया। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता और शिक्षक निभा सकते हैं। लेकिन सोचिए, कितने दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल का एक मंत्री शिक्षकों की भर्ती में ही घोटाले कर रहा था। भारत के लिए इससे खतरनाक बात क्या हो सकती है, किसी भी देश के लिए इससे खतरनाक बात क्या होगी कि जिस देश में शिक्षकों की भर्ती में ही घोटाले हो रहे हैं और अयोग्य लोग रिश्वत देकर स्कूलों में शिक्षक बन रहे हैं, उस देश में ये अयोग्य शिक्षक आपके बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे। रिश्वत देकर शिक्षक बनने वाला व्यक्ति कैसे अपने छात्रों से कहेगा कि रिश्वत देना और लेना पाप है, कैसे उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। शिक्षक भर्ती में रिश्वत लेकर अपनी जेबें भरने वाले पार्थ चैटर्जी पहले मंत्री नहीं है। वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी भर्ती घोटाले में ऐसे ही दोषी करार दिया था और 10 साल की सजा सुनाई थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक यह घोटाला 1999 में हुआ था और तब हरियाणा के 18 जिलों में 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में मनचाहे उम्मीदवारों की भर्ती की गई थी। आरोप था कि 12वीं पास ओम प्रकाश चौटाला ने तब मुख्यमंत्री रहते हुए प्रत्येक भर्ती के लिए 3 से 4 लाख रुपए वसूले थे। यानी जो लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं वो देश को लूट रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हैं। खासकर क्षेत्रीय दलों के लोग जो सत्ता में आ तो गए लेकिन उन्हें डर है कि शायद कल सत्ता में रहें या ना रहें, इसलिए वो दोनों हाथों से रिश्वत का पैसा बटोरते हैं। और ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। खास तौर पर आपने देखा होगा कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं वहां यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार का उद्योग अब पूरे भारत में फैल रहा है, फल फूल रहा है। फिर चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला हों, जिन्होंने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने लिए 1% कमीशन फिक्स किया हुआ था, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हों, जिन पर फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन के आरोप हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी गिरफ्तारी रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में है। उन्हें ईडी ने मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार से 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली के केस में गिरफ्तार किया था। यह तो सिर्फ कुछ उदाहरण है। सोचिए, महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर पुलिस को बुलाकर कहता है अधिकारियों को कि वो तमाम बार्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं उन सब से जाकर उनके लिए पैसा लेकर आए, पैसे की उगाही करें। सच तो यह है कि हमारे देश के सिस्टम को रिश्वतखोरी का जो वायरस लगा है उसे रोकने वाली कोई कारगर वैक्सीन आज तक नहीं बनी है। भ्रष्टाचार अब हमारे समाज में एक लाइलाज बीमारी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के ठिकानों से नोटों की ऐसी ही गड्डियां मिली थी जिन्हें गिनने के लिए मशीनों को ठेले पर लाया गया था। नोटों को गिनने में ईडी की टीम को कई दिन लग गए थे, इतना पैसा था। तस्वीरें आप देखिए, ये भी आपके पास जरूर आई होंगी व्हाट्सएप पर। इससे पहले कन्नौज के ही एक और इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से भी 250 करोड़ रुपए कैश और 125 किलोग्राम सोना मिला था। छापेमारी के दौरान टीम को 20 ताले तोड़ने पड़े, 15 से 20 अलमारियां काटनी पड़ी और नोटों से भरे बहुत सारे बैग्स मिले। लेकिन इससे हुआ क्या? जनता आंखें फाड़कर नोटों के ये वीडियोस देखती रही और सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करके सब भूल गई। अंदाजा लगाइए कि करप्शन पर हमारे देश का टॉलरेंस लेवल जो है वो कितना गजब है। जहां पर 0 टॉलरेंस होना चाहिए वहां पर हम सबसे ज्यादा टॉलरेंस दिखा रहे हैं। हमारे देश को जुगाड़ वालों का देश कहा जाता है, लेकिन जब सारे जुगाड़ फेल हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही जुगाड़ काम आता है, रिश्वत और भ्रष्टाचार का जुगाड़। फिर चाहे हमारे देश में कोई टेंडर लेना हो, कहीं पर कोई एडमिशन कराना हो,
कहीं पर कोई नौकरी पानी हो, कोई पद लेना हो, रिश्वत की परंपरा का पालन करना ही पड़ता है। और इसमें मंत्री से लेकर सरकारी अफसर और उनके चपरासियों तक सबका कट मनी फिक्स होता है। इन नोटों की गड्डियों में आपको न जाने कितने योग्य और ईमानदार लोगों के सपनों की लाशें मिलेंगी, न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं इन नोटों के नीचे दबी हुई हैं, और इन नोटों ने हजारों लाखों लोगों की खून पसीने की कमाई को अपने अंदर सोख लिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामले में भारत पूरे एशिया में नंबर 1 पर है। इस सर्वे में शामिल 26% यानी 1/4 लोगों ने कहा कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें सबसे ज्यादा रिश्वत देनी पड़ी। दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग था, जिसे सर्वे में शामिल 19% लोगों ने सबसे भ्रष्ट बताया। इसके अलावा नगर निगमों, बिजली दफ्तरों और ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज को 13% लोगों ने भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बताया, और टैक्स डिपार्टमेंट और जल निगम में भी भ्रष्टाचार को लोगों ने एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बताया है। अब जब भ्रष्टाचार की बात हो ही रही है तो आपको बताते हैं कि आपको भ्रष्टाचार की कैसे आदत पड़ चुकी है। आप हर रोज अपने दफ्तर जाते हुए, अपने काम पर जाते हुए भ्रष्टाचार के इन ताजमहलों को देखते हैं, लेकिन अब ये आपको परेशान नहीं करते। कुछ और तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर भोपाल नर्मदापुरम हाईवे की है, जो करीब 1 साल पहले ही बना था। देखिए 1 साल पहले, और इसे बनाने में करीब 550 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन भ्रष्टाचार ने इस सड़क की यह हालत कर दी कि आज बारिश में यह सड़क टूट चुकी है। अब आप सोचिए 550 करोड़ रुपए खर्च करके तो एक वर्ल्ड क्लास सड़क बनाई जा सकती थी। अगर इसमें 550 करोड़ रुपए वाकई में खर्च हुए होते तो यह सड़क अभी 1 साल नहीं, कम से कम 20-30 साल तक चलती। लेकिन क्योंकि इसमें पैसा जितना बताया गया है खर्च हुआ नहीं, और बीच में ही लोगों ने सारा पैसा खा लिया होगा, इसलिए बारिश में यह सड़क इस तरह से धंस गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तस्वीर है, जिसका कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ था। वैसे तो अब तक आपको टूटी हुई और धंसी हुई सड़कों को देखने की ऐसी आदत पड़ चुकी होगी और यह सब आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये भ्रष्टाचार के ताजमहल हैं, जिनके सामने से आप हर रोज चुपचाप गुजर जाते हैं और आपको शायद पता भी नहीं चलता, या आप ये समझ लीजिए कि अब आपको इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। जब आप अपने घर से निकलते हैं और आपको एक भी सड़क टूटी हुई मिलती है, एक भी सड़क में गड्ढा मिलता है, तो समझ जाइए किसी ना किसी ने भ्रष्टाचार करके रिश्वत खाई है, और वो पैसा आपके हिस्से का था, वो सड़क आपके हिस्से की थी जो आप तक पहुंची नहीं। हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक हरिशंकर परसाई ने एक बार लिखा था कि सबसे ज्यादा विटामिन पैसे में होता है, लेकिन यह विटामिन समाज को खोखला कर रहा है। भारत की पहचान अब एक कृषि प्रधान देश की बजाय भ्रष्टाचार प्रधान देश की बन चुकी है, और भ्रष्टाचार की इस खेती में सभी मिले हुए हैं जी, और अपना अपना हिस्सा बटोर रहे हैं। लेकिन इस स्थिति को बदलना अब बहुत जरूरी है। आज आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि स्थिति को बदलने के लिए सरकार के भरोसे मत बैठे रहिए। हमारे पास कहने को तो अदालतों में बहुत सारे कानून हैं, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों से हमारा संविधान और हमारी अदालतें भरी पड़ी हैं, फिर भी भ्रष्टाचार रुकता नहीं, क्योंकि अब ये एक सामाजिक समस्या बन चुकी है और हमारे समाज में भ्रष्टाचार को अब बुरा नहीं माना जाता। हमारे समाज में जो लोग भ्रष्टाचार करके अमीर बनते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं, उन लोगों को भी बुरा नहीं माना जाता। उन्हें अब हम बड़ा आदमी मानते हैं, अब हम उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ऐसे तमाम अमीर और बड़े लोगों के साथ हम दिखना चाहते हैं, जानते हुए कि इन्होंने सारा पैसा भ्रष्टाचार से कमाया है, क्योंकि हम उसका बुरा नहीं मानते। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप भ्रष्टाचार के इन वीडियोस को देखकर वायरल करते रहेंगे और इन पर नाराज नहीं होंगे। आपको भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, आपको उनका सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। और जब तक आप ये शुरुआत करेंगे, जब आप, तो आपका मूड देखकर राजनीतिक पार्टियां भी इनका बहिष्कार शुरू कर देंगी, क्योंकि उन्हें आपका वोट चाहिए, और ऐसे लोग विधायक, सांसद और मंत्री इसके बाद नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की शुरुआत आप कीजिए, अपने आप से कीजिए, अपने परिवार से कीजिए, और आज से ही कीजिए।